ये ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मेरा टारगेट रहेगा कि मैं दोनों मराठा वॉर आज ही खत्म कर दूं। लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे अगर नहीं होगा तो। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, तो पहले इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ। तो आपने ये तो देख लिया था कि पहले वाला जो बैटल हुआ था उसके अंदर भी सेम सेम स्टोरी थी, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग ऐसे थी कि भाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसके अंदर पेशवा के दोनों भाई मारे गए थे और उनका बड़ा बेटा मारा गया था, ऐसा कुछ था। 6 महीने के बाद पेशवा की डेथ हो गई थी। उसके बाद पेशवा किसने बनना था? माधवराव ने। माधवराव की टीबी से डेथ हो गई थी, आपको याद होगा। फिर पेशवा कौन बने? नारायण राव। नारायण राव को किसने मारा? रघुनाथ राव, उनके चाचा जी ने मार दिया। फिर नारायण राव की वाइफ को एक बेटा होता है, उस बेटे का नाम होता है सवाई माधवराव। यहां तक क्लियर था? अब देखो अब क्या होगा। ये जो माधवराव होगा ना, सवाई माधवराव, जो पेशवा बनेगा 1795 यानी कि ईयर 1795 के अंदर पेशवा माधवराव टू यानी कि जो सवाई माधवराव राव है, ये सुसाइड कमिट कर लेता है 1795 में। यानी कि ये अपने जो पेशवाई होती है वहां पे जो सबसे टॉप वाला एरिया होता है, छत से गिर के कूद जाता है और सुसाइड कमिट कर लेता है। यानी कि पेशवा खुद सुसाइड कर लेता है 1795 के अंदर। यानी कि अब हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई इसका तो शादी हुई नहीं थी, तो इसका कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं माधवराव टू का। यानी कि माधवराव टू डाइड विदाउट एन हायर, यानी कि इसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता नहीं है, इसकी कोई संतान होती नहीं है। और दूसरी तरफ क्या होता है, अब किसका नंबर आना चाहिए बताओ इनकी फैमिली के अंदर से? भाई दो भाई ऑलरेडी मारे जा चुके हैं पेशवा के, विश्वासराव पहले मर गए थे, माधवराव की वैसे डेथ हो गई थी सर टीबी से, नारायण राव को चाचा ने मार सर दिया, इनके उनके बेटे को इनके सुसाइड हो कर लिया। अब बताओ किसको बनना चाहिए पेशवा? रघुनाथ राव तानी, बाजीराव टू। रघुनाथ राव। आपने बोला कि रघुनाथ राव को पेशवा बनना चाहिए, लेकिन रघुनाथ राव को ना पेशवा नहीं बनाया जाएगा, ठीक है? क्योंकि उनको तो भेज दिया था ना पेंशन पे कि भाई तुम जाओ और पेंशन पे जियो, हमसे पैसे ले लो, लेकिन तुम्हें पेशवा नहीं बनाएंगे। अब इसमें क्या होता है, सर रघुनाथ रघुनाथ, राव के बेटे को जो हाँ जिसको रखा था। हाँ, जो बाजीराव टू था, है ना, जिसको छोड़ के गए थे कि भाई तुम मुझे नहीं बना रहे, बाजीराव लेकिन एक काम करना, मेरे बेटे को पेशवा एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बना देना। ऐसा याद है आपको लास्ट क्लास का? हाँ जी सर। तो अब देखो कि ये जो रघुनाथ राव है ना, इसकी फैमिली में कौन कौन है। रघुबा की फैमिली में ना, रघुबा के 3 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम है बाजीराव टू, दूसरे बेटे का नाम है चिम्माजी राव टू, और तीसरे बेटे का नाम है अमृत राव। तो यानी कि अब फैमिली बची किसकी? रघुनाथ राव की फैमिली बची हुई है। रघुनाथ राव जी रहा है पेंशन पे, उसको मिल रहे हैं पैसे, उसकी मराठा एम्पायर में कोई दखलंदाजी नहीं है, सिर्फ उसको क्या मिल रहे हैं? पैसे मिलते जा रहे हैं, ठीक है? तो अगला पेशवा कौन बनेगा? बाजीराव टू बनेगा। लेकिन इससे पहले भी थोड़ा सा और आगे देखो, ये जो अमृत राव होता है, ये पेशवा इनका रघुनाथ राव का अडॉप्टेड सन होता है, इसको ये अडॉप्ट करते हैं, ठीक है? अब देखो, तो पेशवा बनता है बाजीराव टू, यानी कि नया पेशवा जो कि रघुनाथ राव का बड़ा बेटा होता है बाजीराव टू, जिसको वो मराठा एम्पायर में छोड़ गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब वॉर हुआ था उसका रिजल्ट निकल के आया था, तो उनको बोला था कि भाई तुम पेंशन ले लो और चले जाओ। तो रघुनाथ राव रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा पेंशन लेके, लेकिन आप एक काम करो, मेरे बेटे को तो कम से कम मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में रख लो। अगर आप मुझे पेशवा नहीं बना रहे तो इसको कोई पद दे देना मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब सडनली क्या होता है, जो सवाई माधवराव होते हैं वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो सवाल ये आता है कि भाई पेशवा के वंशज में से किसको पेशवा बनाया जाए? तो रघुनाथ राव को तो उन्होंने बनाना नहीं था, तो वो क्या करते हैं, रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव टू को पेशवा बना देते हैं। तो नया पेशवा कौन बन गया अब? पेशवा बाजीराव टू। अब यहां से स्टोरी कंटिन्यू होगी, ठीक है ना? तो देखो, और इसी बीच में क्या प्रॉब्लम आती है, इसी बीच में एक प्रॉब्लम आती है। पेशवा बाजीराव टू पेशवा बन जाते हैं 1795 के अंदर, लेकिन 1800 का टाइम पीरियड जैसे आता है, 5 साल और बीतते हैं, इतने में क्या होता है, जो नाना फडणवीस थे, जो कि एक अच्छी पोजीशन पे थे, चीफ मिनिस्टर थे मराठा एम्पायर के अंदर, उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि नाना फडणवीस जो होते हैं वो एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर रहे होते हैं, वो सारे मंत्रियों के हेड थे और 12 भाई काउंसिल के भी हेड थे। 1800 में इनकी भी डेथ हो जाती है। अब क्या होता है, नाना फडणवीस की डेथ के बाद मराठा एम्पायर ना वीक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो बाजीराव पेशवा बनते हैं ना, ये कमजोर पेशवा होते हैं, वीक पेशवा होते हैं। अब देखो क्या होगा, पेशवा बाजीराव की डेथ के बाद किस तरीके से मराठा कॉन्फिडेंसी टूटेगी। गायकवाड़ हैं बड़ौदा बड़ौदा के अंदर, भोसले हैं नागपुर के अंदर, पेशवा है पुणे के अंदर, सिंथिया है ग्वालियर के अंदर। यानी कि इस तरीके से यहाँ पे मेरा चला आ रहा है। अब क्या होता है, मराठा कॉन्फिडेंसी के अंदर सिंथिया और पेशवा एक तरफ हो जाते हैं। यानी कि क्या होता है, देखो अभी ये पूरी मराठा कॉन्फिडेंसी है, ये मराठा पूरे साम्राज्य है, ये मराठा के अलग अलग चीफ हैं। गायकवाड़ बड़ौदा में है, भोसले नागपुर में है, पेशवा पुणे में है, सिंथिया ग्वालियर में है, होलकर इंदौर के अंदर है।
अब क्या होता है, डिस्प्यूट होना स्टार्ट होता है इनके आपस के बीच में, यानी कि मराठाओं के बीच में ना, जितने भी मराठा वाले राजा थे उनके बीच में ना आपस में लड़ाई होनी स्टार्ट होगी। क्योंकि पेशवा की हालत ना पहले जैसी नहीं थी। पहले जैसी हालत क्यों नहीं थी? क्योंकि वो दूसरों को अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे थे। यानी कि ये जो पेशवा थे बाजीराव टू, ये ना तो सिंधिया को अपने साथ मिला पा रहे थे, ना ही भोसले को बना पा रहे थे, ना ही गायकवाड़ को, और ना ही होलकर को। ये अपने साथ इनको मिलाने में कामयाब ही नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ये वीक पेशवा थे। लेकिन जब तक माधवराव थे और जब तक नाना फडणवीस थे, तब तक मराठा कॉन्फेडरेंसी एक थी। ठीक है ना। अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे, दो लोगों के बीच में ना अक्सर टकराव होते थे। किस किस के बीच में भाई? एक तो टकराव होता था हमारा होलकर के बीच में, और दूसरा टकराव होता था सिंथिया के बीच में। यानी कि सिंथिया और होलकर ये दोनों ना आपस में लड़ते रहते थे अक्सर। यानी कि सिंथिया के बीच में और होलकर के बीच में अक्सर टकराव होते रहते थे। ये लोग आपस में रोज सा लड़ते रहते थे, दोनों में रोज लड़ाइयां होती थी, सिंथिया में भी और होलकर में भी। तो क्या होता था कि जो पेशवा थे ये सिंथिया की साइड लेते थे। पेशवा जो थे वो किसकी साइड लेते थे लड़ाई के टाइम पे? यानी कि दो लोगों में लड़ाई हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपके भाई बहन और भी हैं, उनसे आपकी लड़ाई हो जाए तो आपकी मम्मी पापा आपकी साइड ले लें, दूसरे भाई की साइड ना लें। तो जस्ट लाइक दैट। तो क्या होता था, पेशवा किसकी साइड लेते थे? सिंथिया की। यानी कि सिंथिया और पेशवा एक तरफ, जसवंतराव होलकर एक तरफ। यानी कि होलकर की साइड कोई नहीं ले रहा, पेशवा सिंथिया की साइड ले रहे हैं। तो अब देखो आगे क्या होता है। आगे की तरफ क्या होता है, टू एक्वायर मोर रिसोर्सेज यशवंतराव होलकर स्टार्टेड फ्री बूटिंग कैंपेन टुवर्ड्स द नॉर्थ। यानी कि यशवंतराव होलकर क्या होता है, थोड़ा ये मजबूत होता है इन दोनों से ना, पेशवा से भी मजबूत होता है, सिंथिया से भी मजबूत। तो ये क्या करता है कि चलो कोई बात नहीं, पेशवा मेरा साथ नहीं दे रहा, मत दो, मैं अकेला ही कैंपेन करूंगा और अपने ही जितने मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके बेस पे ही क्या करूंगा, अब टेरिटरीज को कैप्चर करना स्टार्ट करूंगा। तो प्रॉब्लम क्या आती है, इस काम के लिए अपने ब्रदर को बुलाता है जिसका नाम होता है बिट्ठू जी होलकर। बिट्ठू जी होलकर से बोलता है अपने भाई से कि भाई बिट्ठू, एक काम कर, तू नॉर्थ की तरफ कैंपेन करना स्टार्ट कर दे और साउथ की तरफ चला जा, और जितनी भी टेरिटरी तेरे को मिलेंगी ना सबके ऊपर हमला कर दे, सबके ऊपर आक्रमण कर और सबको इंदौर के अंदर मिला ले। यानी कि होलकर क्या करते हैं, अपने भाई बिट्ठू जी होलकर को बोलते हैं कि एक काम करो, तुम जाओ और साउथ के अंदर जाके जितनी भी टेरिटरीज है ना, उसको सारी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर लो, सारी टेरिटरीज को कैप्चर कर लो और उनको इंदौर का पार्ट बना दो। तो इनके बीच में इस तरीके से बात चल रही है होलकर और उसके भाई के बीच में। यानी कि जसवंतराव होलकर और बिट्ठू जी होलकर के बीच में बात चल रही है। वो अपने भाई को बोलते हैं कि सेना लेके जाओ और एक काम करो, तुम सारी टेरिटरी को लूटना स्टार्ट कर दो और इनको कैप्चर करना स्टार्ट कर दो। लेकिन क्या होता है, ये जो बिट्ठू जी होता है ना, इससे एक गलती हो जाती है। वो गलती क्या होती है, ये पेशवा की टेरिटरी को लूटना स्टार्ट करता है। यानी कि पेशवा इनके दुश्मन होते हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो सिंथिया के साइड में होते हैं। तो ये क्या करता है, पेशवा की टेरिटरी में एंटर कर जाता है। समझ रहे हो? तो देखो, बिट्ठू जी स्टार्टेड अ कैंपेन ऑफ प्लंडर एंड रेपिंग टुवर्ड्स द साउथ। ये लूटना स्टार्ट करता है और साउथ की तरफ बढ़ता है। ही प्लंडर्ड द पेशवाज टेरिटरीज। और किसको लूटना स्टार्ट कर देता है? पेशवा की टेरिटरी को लूटना स्टार्ट कर देता है। अब पेशवा को जैसे पता चलता है कि जसवंतराव होलकर का भाई आया हुआ है अपनी सेना लेके और पेशवा की टेरिटरी के अंदर लूटपाट मचा रहा है, तो पेशवा ऑर्डर देते हैं कि इस बिट्ठू जी होलकर को अरेस्ट करा जाए और इसको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया जाए। ये ऑर्डर दे देते हैं पेशवा। तो क्या होता है, पेशवा की तरफ से ऑर्डर आता है, ट्रेम्पल हिम अंडर द फीट ऑफ एलिफेंट। यानी इसको अरेस्ट करा जाए और इसको, ट्रेम्पल का मतलब होता है कुचलवाना। तो बिट्ठू जी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया जाता है और बोला जाता है इसको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया जाए। अब जैसे ही ये खबर यशवंतराव होलकर तक पहुंचती है कि भाई इसके उसके भाई को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया है, तो यशवंतराव होलकर इस खबर को सुन के आग बबूला हो जाता है। वो एक काम करता है, अटैक कर देता है। अब अटैक करता है किसके ऊपर? पेशवा के ऊपर। और पेशवा के साथ कौन होते हैं? सिंथिया ऑलरेडी पेशवा का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि पेशवा सिंथिया का हर बार साथ देते हैं। तो ये दोनों की कंबाइंड आर्मी के ऊपर अटैक करता है पुणे के पास। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। यानी कि जैसी जसवंतराव होलकर को पता चलता है उसके भाई को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया है, तो वो आग बबूला हो जाता है और वो पेशवा और सिंथिया दोनों के ऊपर अटैक करता है। जो आप एरो देख रहे हो, ये अटैक करता है दोनों के ऊपर। ठीक है, और यशवंतराव होलकर क्या करता है, यशवंतराव होलकर डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ द पेशवा एंड सिंथिया डिसिसिवली एट हड़पसर। हड़पसर नाम की जगह पे, पूना के पास एक जगह है, नियर बाई पूना हड़पसर है, वहां पे हड़पसर के अंदर ये दोनों की कंबाइंड आर्मी को हरा देता है। यानी कि पेशवा भी हार जाते हैं और साथ में कौन हारता है? सिंथिया भी हार जाते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है,
पेशवा हारने के बाद वहां से ना बेस्सिन चले जाते हैं। बेस्सिन को ना आज के टाइम पे वसई के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक जगह का नाम है वसई, उस समय उसको बेस्सिन के नाम से जानते थे, ठीक है। आज के टाइम पे उसको वसई के नाम से जानते हैं। अब पेशवा की कुर्सी खाली होगी क्योंकि जीत कौन गया पेशवा पे? जीत किसने कर ली? जसवंत राव होलकर। तो अब एक चीज बताओ, नया पेशवा किसने बनना चाहिए? तो होलकर। सर होलकर। जसवंत राव होलकर। लेकिन पता है, एक चीज बताओ, जसवंत राव होलकर भी तो उन्हीं मराठा चीफ में से था। अगर जसवंत राव होलकर पेशवा खुद बन जाता तो ये मराठा के चीफ थे, बाकी के बाकी कौन से? गायकवाड़, गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, क्या ये विद्रोह करते या नहीं करते कि भाई तुम कैसे पेशवा बन सकते हो? करते। हाँ करते। ये सारे के सारे, एक जस्ट सेकंड, जस्ट वेट, स्क्रीन चली गई। ये सारे के सारे बराबर ही तो थे भाई। अब देखो, कोई पेशवा गायकवाड़ बट शायद ज्यादा उसको विरोध नहीं करते बिकॉज दे माइट हैव थॉट दैट मे बी वो होलकर हमें भी हरा दे, जैसे उन्होंने दोनों दोनों को हराया था, पेशवाराव बाजीराव टू को हराया था दोनों को, तो शायद वो ना उसके खिलाफ आए। तो यशवंत राव होलकर पता है ये सोचते हैं कि ऐसा ना, जितने भी मराठा वाले चीफ है ना, ये गायकवाड़, भोसले और सिंधिया और पेशवा, ऐसा ना हो कि अगर मैं पेशवा बन गया तो ऐसा ना हो कि ये चारों मिलके मुझे हरा दें। यानी ये चारों के चारों, बच्चे एक सेकंड होल्ड करना जरा, बस 2 मिनट होल्ड करो, 2 मिनट होल्ड करो। चलो बच्चे आ गया मैं वापस। अब देखो क्या था, अगर देखो ये जसवंत राव होलकर अगर खुद बन जाता तो बाकी के भी तो जो मराठा वाले चीफ थे ना, उनको लगता वो सारे के सारे मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते। तो पता है जसवंत राव होलकर एक काम करता है, वो खुद पेशवा नहीं बनता, वो एक काम करता है, अपने एक बंदे को जिसका नाम होता है विनायक राव, उस विनायक राव को पेशवा बनवा देता है। यानी कि ये खुद पेशवा नहीं बनेगा, और पेशवा किसको बनाएगा? विनायक राव। यानी कि क्योंकि जीत को लिया है उसने पेशवा को, तो ये एक काम करता है, विनायक राव को पेशवा बनवा देता है। क्योंकि बाजीराव तो वहां से भाग जाते हैं और ये बेस्सिन की तरफ भाग जाते हैं। बेस्सिन को ना आज के टाइम पे इसी वाले एरिया को, बेस्सिन को, जो बेस्सिन है, इसी वाले एरिया को बसई के नाम से जानते हैं। आज के टाइम पे ना इसको बसई के नाम से जानते हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर एक एरिया है, ठीक है, बसई के नाम से जाना जाता है इसको आज के टाइम पे। उस समय इसको बेस्सिन के नाम से जाना जाता था। तो पेशवा की कुर्सी तो पुणे में खाली हो गई। तो होलकर क्या करता है, खुद पेशवा नहीं बनता। उसने सोचा कि अगर खुद पेशवा बना फिर तो भाई सारे के सारे मराठा चीफ एक साथ मिलेंगे और मेरे ऊपर अटैक कर देंगे, तो मुझे डर है। तो वो एक काम करते हैं, विनायक राव उनका एक खास आदमी होता है, उसको पेशवा बनवा देते हैं कि भाई तुम एक काम करो, तुम पेशवा बन जाओ। अब सवाल आता है, ये विनायक राव खास आदमी होता कौन है जिसके खिलाफ विद्रोह नहीं होता? अब एक चीज बताओ, क्या ये आदमी वही होगा जो पेशवा की फैमिली से होगा? क्या लगता है आपको? ये होता है हाँ जी सर। अमृत राव। तो ये वो अमृत राव होगा जो अडॉप्टेड सन होता है। उसका बेटा, अमृत राव का बेटा ये, यानी ये जो विनायक राव होता है ना, ये जो अमृत राव होता है, ये अमृत राव का बेटा भी था जिसका नाम था विनायक राव। ये समझ रहे हो? तो ये अमृत राव का एक बेटा भी था विनायक राव, पेशवा की फैमिली में। तो ये ना विनायक राव को अपनी तरफ ले लेता है। यानी कि रघुनाथ राव के 3 बेटे थे, बाजीराव टू वो पेशवा बने हुए थे, और पेशवा बाजीराव टू को होलकर हरा देता है। लेकिन अमृत राव का जो बेटा होता है विनायक राव, वो किसका साथ होता है? वो साथ दे रहा होता है होलकर का। तो वो क्या करते हैं, विनायक राव को नया पेशवा बना देते हैं, खुद नहीं बनते, क्योंकि अब विद्रोह नहीं होगा, क्योंकि अब जो पेशवा बना है वो पेशवा की फैमिली से ही बनाया गया है किसी को। समझ रहे हो आप क्या पॉइंट आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि जो नया पेशवा बना है वो उन्हीं की फैमिली से बना है। तो नया पेशवा कौन बन जाता है? विनायक राव। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो जसवंत राव होलकर प्लेस विनायक राव ऑन द पेशवा सीट, यानी कि ये पेशवा बना देते हैं। अब देखो जो बाजीराव टू है, अब इसको भी पेशवा बनना था, तो ये बोलता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता है कि भाई एक काम करो, मेरी मदद करो। देखो हम लोगों ने कुल्हाड़ी तो अपने उस पे पैरों पे खुद ही मारी, तो हम लोग आपस में लड़ते थे और लड़ने के बाद किसके पास जाते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। वो इस चीज का फायदा उठाती थी। तो ये जो बाजीराव टू है, ये हेल्प मांगता है किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। यानी कि बाजीराव टू किसके पास जाते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते हैं और बोलते हैं
हेल्प मी इन बिकमिंग पेशवा, मेरी मदद करो पेशवा बनने में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो इनसे पूछेगी ना, व्हाट कैन यू ऑफर, जैसे रघुनाथ राव से पूछा था कि भाई मुझे क्या दोगे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछती है मुझे क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा आपकी हेल्प करके, मदद करके, समझ रहे हो। तो अब देखो क्या होगा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको काफी सारी चीजें देगी। अब देखो किस तरीके से देगी, तो बाजीराव टू से मांगा जाता है कि सूरत हमें दे दो, साथ में 26 लाख रुपए तक की एक टेरिटरी आप हमें दोगे, साथ में मराठाओं की जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज होंगी वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करेगी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाजीराव टू को क्या देगी, 6000 सोल्जर्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाजीराव टू से बोलेगी ये लो हमारे 6000 सोल्जर्स, और किसके ऊपर अटैक कर दो आप जाके, अब विनायक राव के ऊपर अटैक कर दो और खुद पेशवा बन जाओ। लेकिन कंडीशंस क्या थी कि हमें भी कुछ देना पड़ेगा, क्या, सूरत देना पड़ेगा, 26 लाख रुपए तक की जिसका कलेक्शन, रेवेन्यू का कलेक्शन 26 लाख रुपए है, वो टेरिटरी देनी पड़ेगी, साथ में जो भी तुम्हारी अब फॉरेन पॉलिसीज बनाएंगे वो हम बनाएंगे। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाजीराव टू से बोल दिया था कि मराठाओं की जितनी फॉरेन पॉलिसीज बनेंगी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी। अगर ये तीनों शर्तें मंजूर है ट्रीटी की तब तो हम आपकी मदद करेंगे, अपने सैनिक देंगे, सोल्जर्स देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो देखो इसी ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ बैसिन, क्योंकि वो भाग के बैसिन चले गए थे और बैसिन के अंदर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बात करते हैं 1802 के अंदर। और पहली कंडीशन ये रेडी हो जाते हैं, सरेंडर द सिटी ऑफ सूरत, सूरत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी में 6000 ट्रुप्स इनको मिल जाते हैं, और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये भी बोल दिया था भाई साहब ये 6000 सोल्जर्स परमानेंट तुम्हारी टेरिटरी में ही रहेंगे, इनका खर्चा भी तुम्हें उठाओगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया था इन सैनिकों को हम वापस नहीं बुलाएंगे तुम्हारे पेशवा बनने के बाद, ये उसी में मराठा एम्पायर में वही रहेंगे, पेशवाई में पुणे में ही रहेंगे, सारा खर्चा तुम ही उठाओगे, इनकी सैलरी, खाना पीना, रहना खाना सब एवरीथिंग। और यू विल नॉट हैव एनी राइट्स टू क्लेम चौथ ऑन निजाम डोमिनियन, यानी कि आप अब किसी भी तरह का कोई भी निजाम वाले हिस्से के ऊपर, जो निजाम का हिस्सा जिस पे आपने कंट्रोल कर रखा है उसके ऊपर भी आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा, वो अधिकार भी हमारे पास आ जाएगा। साथ में रेडी टू सीड आर टेरिटरी येल्डिंग एन इनकम ऑफ 26 लाख रुपीज, यानी कि पेशवा को 26 लाख रुपए तक की एक टेरिटरी देनी थी जहां से इनकम हो रही थी 26 लाख रुपए तक की, वो टेरिटरी भी प्रोवाइड करनी थी। इसके साथ साथ एक चीज और, 26 लाख की इन्होंने बोला डोंट ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू यूरोपियन ऑफ एनी नेशन एट वॉर विद इंग्लिश, यानी कि आप जब अंग्रेजों के साथ वॉर चल रहा होगा तो किसी भी यूरोपियन को किसी भी तरह की नौकरी भी नहीं दोगे, यानी कि कितनी सारी कंडीशंस थी। और वी विल कंट्रोल योर फॉरेन पॉलिसी, तो फॉरेन पॉलिसी का पार्ट यही था कि भाई किसी भी फॉरेनर को आप नौकरी नहीं दोगे अपनी आर्मी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस थी किसके साथ, बाजीराव टू के साथ, जो उनकी ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ बैसिन। ये पहले साइन कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाजीराव टू को फिर से पेशवा बनवा दे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये धोखा कर दे बाजीराव टू। तो इसलिए वो एक काम क्या करते हैं, फिर से पहले एक ट्रीटी कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है, ये संधि हो चुकी है, बाजीराव टू के पास 6000 सोल्जर्स आ चुके हैं। तो देखो ट्रीटी ऑफ बैसिन वाज अ डिसिसिव स्टेप इन द डिसोल्यूशन ऑफ मराठा एम्पायर, और ये जो ट्रीटी थी ना ये सबसे खराब स्टेप था, और इसी की वजह से ना मराठा एम्पायर खत्म होने की कगार पे पहुंच जाता है। यानी मराठा एम्पायर जो टूटा ना जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ बैसिन। आप देख रहे हो कि इनडायरेक्टली कंट्रोल सारा का सारा किसके हाथ में जा रहा है, भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 6000 सोल्जर्स जो उन्होंने बाजीराव टू को दिए हैं। अब एक चीज बताओ, जब पेशवा के पुणे में ही रहेंगे, अगर कल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे कुछ करवाना चाहेगी तो उनकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो सोल्जर्स तो उनके लिए बाद में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। नंबर 1 गलती है हुई। दूसरी गलती इन्होंने बोला कि फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल आप करोगे, यानी आपने अपनी पॉलिसीज जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज थी वो सारी दूसरे को कंट्रोल करने के लिए दे दी। तीसरा गलती क्या हुई, इन्होंने बोला कि 26 लाख रुपए तक की टेरिटरी ले लो, सूरत वाला एरिया इन्होंने दे दिया, सब कुछ तो आपने ब्रिटिशर्स को थाली में सजा के दे दिया, बचे क्या आपके पास। तो इसी की वजह से क्या होता है, जो मराठा एम्पायर होता है ये डगमगाने लगता है, यानी कि डिक्लाइन का जो कारण बनेगा, दिस वाज द ट्रीटी ऑफ बैसिन। तो आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ट्रीटी मराठा एम्पायर के डिक्लाइन का कारण बनी, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर जो खत्म हुआ ना जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ बैसिन, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी रहती है इतिहास में जिसकी वजह से मराठा एम्पायर बिल्कुल खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब देखो आगे की तरफ क्या होता है, पेशवा पुणे के अंदर से बाजीराव टू। सर ये ट्रीटी ऑफ बैसिन कौन से ईयर में हुई थी? ट्रीटी ऑफ बैसिन 1802 मैंने सब जगह लिखा हुआ है ट्रीटी ऑफ बैसिन 1802 1802, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बैसिन साइन हो जाती है 1802 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रीटी आपको ध्यान रखना है ट्रीटी ऑफ बैसिन को।
अब पता है क्या है, ये जो ट्रीटी साइन हुई थी ना, ये किसी भी मराठा चीफ को ना पसंद नहीं आ रही थी। उनको समझ में आ रहा था कि भाई हम मराठाओं के साथ ना बहुत गलत हो गया है, यानी कि पेशवा के साथ ना बाजीराव टू के साथ गलत हो गया है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी शर्तें उनको ऐसी दे दी हैं जिनकी वजह से ना मराठा चीफ बहुत नाराज थे। तो मराठा चीफ ये चाहते थे कि हम सारे मिलकर ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक करेंगे। यानी कि किसी भी मराठा चीफ को, यानी कि उनको ये दया आ रही थी कि यार पेशवा भले अलग है लेकिन है तो वो मराठा। उनको बाद में समझ में आ रहा था कि पेशवा के साथ ना गलत हुआ है, पेशवा से काफी कुछ ले लिया गया है, पेशवा की फॉरेन पॉलिसी भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, 26 लाख रुपए की टेरिटरी भी ले लिया है, साथ में सूरत वाला एरिया भी ले लिया है, फॉरेन पॉलिसी भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा था कि भी इस तरीके से तो अगर इन्होंने पेशवा के ऊपर कल को अटैक कर दिया तो परसों को तो ये हमारे ऊपर भी अटैक कर देंगे। तो किसी भी मराठा चीफ को ना, जो होलकर थे, जो गायकवाड़ थे, इन लोगों को ना पसंद नहीं आ रही थी, सिंधिया थे, इन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, नागपुर में जो भोसले थे, इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि ये ट्रीटी गलत हुई है। लेकिन ये ट्रीटी साइन तो हो गई थी, ट्रीटी ऑफ बेसेल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, और यही कारण रहता है मराठा एम्पायर के डिसॉल्व होने का, डिसोल्यूशन की तरफ जाने का, खत्म होने का। क्योंकि पता है क्या है, मराठा एम्पायर उस समय सबसे बड़ा एम्पायर था। अगर ये लोग चाहते हैं ना तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से भगा सकते थे या फिर आगे बढ़ने से रोक सकते थे। लेकिन इनके अपने घर में लड़ाई थी, और वो भी लड़ाई किस चीज की थी? पेशवा बनने की लड़ाई थी। द मेन प्रॉब्लम क्या था कि चाचा को पेशवा बनना था, फिर चाचा के बाद देखो वो लड़ाई कहां तक पहुंच गई। फिर उसने चाचा ने अपने बेटे को वहां छोड़ दिया, बाजीराव टू को, फिर लड़ाई आगे की तरफ कंटिन्यू हो गई। तो अब देखो क्या होता है, 1802 के अंदर ट्रीटी ऑफ बेसेल साइन हो जाती है, और ये जो ट्रीटी थी किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी, ना तो होलकर्स को पसंद आ रही थी, किसी को ये ट्रीटी पसंद नहीं आ रही थी। अब देखो क्या होता है, ट्रीटी ऑफ बेसेल हो जाती है ऑन 13 में, बाजीराव टू वाज रीस्टोर्टेड एज पेशवा, और बाजीराव टू क्या होते हैं, फिर से पेशवा बन जाते हैं 1803 के अंदर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन में वो फिर से पेशवा बन जाते हैं। बट द ट्रीटी वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मराठा चीफिशियन, यानी कि किसी भी मराठा चीफ को ये जो ट्रीटी हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ बेसेल, ये पसंद नहीं आ रही थी, ये एक्सेप्टेबल नहीं थी। यानी कि ग्वालियर के सिंधिया को भी एक्सेप्टेबल नहीं था, भोसले को भी एक्सेप्टेबल नहीं था कि भाई पेशवा के साथ गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये सारे मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। यानी कि पेशवा से बोलेंगे घबराओ मत यार, एक हम तुम्हारे साथ हैं, यानी बाद में साथ है, पहले साथ आ जाते तो ऐसी चांसेस ही नहीं आते। तो यानी कि इन्होंने बोला, सिंधिया ने, कि हम तुम्हारे साथ हैं, और भोसले ने बोला, नागपुर वाले, हम भी आपके साथ हैं। तो क्या होता है, ये सारे के सारे मिलके पेशवा, सिंधिया और भोसले एक साथ कंबाइन अटैक करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। लेकिन इनका जो अटैक होता है ये फ्लॉप हो जाता है और ये हार जाते हैं। सिंधिया भी हार जाते हैं और भोसले भी हार जाते हैं और पेशवा भी हार जाते हैं। यानी कि इनका जो कंबाइन अटैक होता है ये फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद, यानी इन दोनों का अटैक फ्लॉप हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, इनका अटैक फ्लॉप, तो क्या करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के साथ भी ट्रीटी साइन करेगी। सबसे पहले वो ट्रीटी साइन करती है सिंधिया के साथ, जिसको सूरत जनगांव के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी को साइन कर लिया जाता है सिंधिया के साथ, और सिंधिया को बोला जाता है कि भाई आज के बाद आप इनका साथ नहीं दोगे। यानी ये ट्रीटी इनके साथ साइन कर ली जाती है। और उसके बाद दूसरी ट्रीटी साइन करी जाती है नागपुर में भोसले के साथ, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ देवगांव, यानी भोसले के साथ भी ट्रीटी साइन कर ली गई है। अब इसके बाद क्या होता है, अगला, इन दोनों की ट्रीटी साइन हो चुकी है। अब अगला कौन अटैक करेगा, ये जो होलकर्स हैं इंदौर वाले, इस होलकर्स के साथ भी ट्रीटी साइन हो जाती है, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। राजपुर घाट की नाम की ट्रीटी ये होलकर्स के साथ भी साइन कर लेते हैं, और पेशवा के साथ तो ये ट्रीटी साइन कर ही चुके थे 1802 की। यानी कि जितने भी मराठा चीफ है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सारे मराठा चीफों के साथ ट्रीटी साइन कर लेती है। तो ये था मेरे पास सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो आपने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब क्या कर लिया है, सारे मराठा वॉर जो कि पेशवा की हेल्प के लिए आगे आते हैं ना, एक एक करके अटैक करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो ये क्या करती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना पूरे मराठाओं को अलग कर देती है, आइसोलेट कर देती है उनको। यानी कि सबके साथ ट्रीटी साइन कर लेती है कि भाई आज के बाद तुम हमारे बिना पूछे किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करोगे, किसी का भी साथ नहीं दोगे। अलायंस कर लेती है उनके साथ कि भाई आप साइन करो यहाँ पे कि भाई हमारे खिलाफ आप नहीं जाओगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, ऑफिशियली एक तरीके से सारे मराठाओं को अलग कर दिया, सबके साथ ट्रीटी साइन कर ली उन्होंने। ग्वालियर में सिंधिया के साथ कर ली, जिसको हम सुरजन जनगांव की ट्रीटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद भोसले के साथ देवगांव में कर ली, होलकर्स के साथ राजपुर घाट में कर ली, और पेशवा के साथ तो ट्रीटी उन्होंने कर ही ली थी। तो ये क्या करते हैं, सबके साथ एक ट्रीटी
साइन कर लेते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एंडेड इन 1805 और बाय द एंड ऑफ दिस वॉर मराठा एम्पायर वाज रिड्यूस्ड टू ब्रिटिश वेसलेज एंड आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से पूरा मराठा एम्पायर अलग हो चुका है क्योंकि सबने ट्रीटी साइन कर ली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि वो अब किसके साथ हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैं, यानी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। तो ये ट्रीटी साइन हो जाती है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी गेम प्लानिंग में सक्सेसफुल हो जाती है कि भाई हमें क्या करना है, इनको किसी भी तरीके से अलग ही करना चाहते थे वो, क्योंकि भारतीयों को आपस में लड़ाते थे और उनको अलग करते थे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, एक साथ मिलकर लड़ाई कर रहे थे लेकिन सबको अलग कर दिया और उनके साथ ट्रीटी साइन कर ली और इसी के साथ हमारा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो जाता है। अब तैयारी रहेगी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो भाई, उसके बाद अगले मराठा वॉर चलूंगा। यानी कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो 1805 में खत्म होता है, अलग अलग ट्रीटियों के साथ खत्म होता है। 1802 में पेशवा के साथ ट्रीटी होती है, फिर सुरजन जनगांव में संख्या के साथ, 1803 में भोसले के साथ नागपुर में, उसके बाद होलकर अटैक करते हैं 1805 में, उनके साथ ट्रीटी साइन होती है 1806 में, हार जाते हैं वो 1805 में और वॉर एंड हो जाता है और फाइनली इंदौर में होलकर के साथ भी ट्रीटी साइन हो जाती है। इस तरीके से सबके साथ ट्रीटी ये लोग साइन कर लेते हैं, तो पूरा मराठा एम्पायर अलग हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछो उसके अंदर। ठीक है, तो अब देखो ये ट्रीटी साइन हो गई, अब आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जी पूछो, बोलो बोलो भाई बोलो बोलो, सुन रहा हूं मैं, बोलो फिर से। सर ये जो ब्रिटिश हेलो। के साथ वॉर होता है जिसमें सिंथिया, पेशवा और भोसले साथ होते हैं, तो बाजीराव भी इसमें सपोर्ट करते हैं? हाँ, बाजीराव की वजह से तो वॉर हो रहा होता है ये, क्योंकि उनको लगता है कि बाजीराव के साथ गलत हुआ है, इसलिए तो वो वॉर करते हैं। लेकिन बाजीराव के साथ तो पहले ही नहीं, ट्रीटी साइन हो जाती है। ट्रीटी तो साइन हो जाती है पर वो भी मतलब अगेंस्ट ही होते हैं ना ब्रिटिश के, वो भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं वो पूरा, लेकिन उनके सपोर्ट के बावजूद भी हार जाते हैं क्योंकि वीक हो चुके थे, ये सारे के सारे कमजोर पड़ चुके थे आपस में लड़ लड़ के। सर और जब ये ट्रीटी ऑफ बास्टन साइन होती है कि बाजीराव को दोबारा से पेशवा बनाया जाता है, तो सर विनायक राव के साथ फाइट नहीं होती, उसको ऐसे ही हटा दिया जाता है? विनायक राव के मतलब ना डायरेक्ट 1803 के अंदर जब ये अपने फोर्स लेके निकलते हैं ना, संधि कर लेते हैं, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते हैं बाजीराव टू, उसके साथ लड़ाई करते हैं और एकदम से पेशवा बन जाते हैं। उसकी वॉर को ना कहीं हिस्ट्री के अंदर कभी बताया ही नहीं गया, इसलिए वो मैंने वहां से स्किप करा हुआ है। और सर ये भी नहीं डाउट क्लियर है ना कि 1795 में जो पेशवा माधवराव टू होते हैं वो सुसाइड क्यों कमिट करते हैं? नहीं बेटे, वो तो देखो सुसाइड वाला रास्ता ना उसी के साथ चला जाता है ऑलवेज। सुसाइड वाले के केस में ना हम कभी कुछ कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि आजकल तो देखो व्हाट्सएप चैट वगैरह पता चल जाती है सुसाइड किस वजह से हुआ, उस समय तो कुछ नहीं पाएगा। सुसाइड के केस में ना कभी भी अगर सुसाइड नोट मिल गया तो भी क्या गारंटी कि सुसाइड नोट उसने लिखा है। सुसाइड वाले केस में नहीं कह सकते क्यों करी करना, वो तो उसी के साथ चला। ठीक है सर। आज के टाइम पे पता चल जाता है बस, क्योंकि व्हाट्सएप चैट है, कॉल रिकॉर्डिंग पता चल जाती है भाई क्या हुआ ऐसा कि सुसाइड करा सामने वाले ने ना। तो आज तो थोड़ा बहुत पता भी चल जाता है, वो भी बड़ा मुश्किल से पता चलता है। अब देखो ना सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करा था, कहाँ पता चला कि क्यों सुसाइड करा उसने। अब कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई ऐसा एक्टर भी जो कि स्टार भी हो, और अच्छी मूवी आई थी उसकी कुछ दिन पहले, छिछोरे मूवी रिलीज हुई थी उसी साल, काफी हिट हुई थी वो, फिर भी सुसाइड कर लिया बंदे ने। तो कुछ कह नहीं सकते सुसाइड के केस में। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और इसी के साथ ना मेरा आज मराठा वॉर खत्म हो जाएगा। कल की क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा मेरा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि आपने देखा था कि जब मैंने आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कराया था ना, उसमें डायरेक्टली मेरी शुरुआत हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से। तो मुझे आपको पहले अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की स्टोरी, मैंने उस दिन सिर्फ क्रक्स बताया था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हुआ क्या था, क्रक्स उसका रिजल्ट। अब ये बताऊंगा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ कैसे था, क्या क्या उसके अंदर हुआ था। यानी कि अहमद शाह अब्दाली से लेके पूरी स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे। जो पानीपत मूवी अर्जुन कपूर की बनी हुई है ना, वो इसी के ऊपर बनी हुई है, सेम वो वाली स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मूवी के अंदर आपको पता है थोड़ा सा ना वो एंटरटेनिंग पर्पज से दिखाते हैं, तो हमारा वो पॉइंट रहेगा जो एग्जैक्टली हुआ था, एंटरटेनिंग पर्पज से नहीं हुआ। तो देखो क्या है, अब तीसरे मराठा वॉर की तैयारी हो चुकी है, और तीसरा मराठा वॉर किसके बीच में होगा, बाजीराव टू और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, जबकि बाजीराव टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से ही पेशवा बने थे,
लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट कर लिया था बाजीराव टू को ना। तो बाजीराव टू चाहते हैं कि भाई हम फिर से सारे के सारे मिलके फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन ये तब मिलते हैं, इनको तब अकल आती है जब ये लोग कमजोर हो चुके होते हैं, इनकी सेना आधी तो खराब हो चुकी होती है, नष्ट हो चुकी होती है, आपस में लड़ के। तो इनको लगता है कि भाई अब हमें लड़ना नहीं चाहिए, आपस में मिल जाना चाहिए। तो जब तक ये मिलते हैं तब तक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी धज्जियां उड़ा देगी सबकी। तो क्या होगा फिर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे मराठाओं को हरा देगी और पूरे मराठा एम्पायर पे कैप्चर कर लेगी। और आप अगर मैप याद हो आपका, जब मैं एंग्लो मैसूर पढ़ा रहा था आपको, तो आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, बंगाल से बीच में नॉर्दर्न सरकार था, फिर नीचे मद्रास था, फिर नीचे की तरफ ट्रेवनकोर था, उससे ऊपर कोचीन था, कोचीन से ऊपर मैसूर था, मैसूर के ऊपर निजाम वाला हिस्सा था, और निजाम से ऊपर जो ऑरेंज कलर में मैप के अंदर था वो सारा का सारा क्या था, मराठा एम्पायर। तो आप सोच सकते हो मराठा एम्पायर कितना बड़ा था। तो मराठाओं के ऊपर ये लोग राज करने के बाद बढ़ेंगे सिखों की तरफ। और इस वाली वॉर के अंदर ये महाराणा रंजीत सिंह से मदद मांगेंगे, लेकिन रंजीत सिंह इनकी मदद नहीं करते। अगर रंजीत सिंह भी इनकी मदद कर देते ना, वो मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि जब रंजीत सिंह को हेल्प चाहिए होती है तो मराठा मदद नहीं करते। प्रॉब्लम यहाँ थी, हम एक दूसरे की मदद नहीं करते थे कभी भी, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने इस चीज का फायदा उठाया। तो देखो अब क्या होता है। अब फिर से वहीं आ जाते हैं, पेशवा बाजीराव टू हैं और गायकवाड़ बड़ौदा वाले, भोसले नागपुर वाले, पेशवा पुणे के अंदर है, होलकर इंदौर के अंदर है, और सिंधिया ग्वालियर। अब इन्होंने ये डिसाइड करा पूरी की पूरी मराठा कॉन्फेडरेंसी ने कि हम पेशवा को सपोर्ट करेंगे उनके एक्सपेक्टेशंस के अंदर, यानी पेशवा को बढ़ने दो आगे, यानी कि पेशवा को हम सपोर्ट करने के लिए फिर से तैयार हैं। यानी इतनी सारी ट्रीटी साइन हो गई, उसके बाद भी इन्होंने डिसाइड करा कि भाई हम पेशवा को मदद करेंगे पेशवा की, ठीक है। और पेशवा को जो उस समय सपोर्ट करते थे वो पिंडारी भी सपोर्ट करते थे। अब पिंडारी उस समय एक ऐसी जनजाति हुआ करती थी जो कि क्या करती थी, किसी भी का भी सपोर्ट करने को तैयार होते थे। लेकिन वॉर के बाद ना, जैसे सपोज पिंडारियों ने मराठाओं ने अटैक करा, ये पिंडारी हमेशा ना पेशवा के साथ रहते थे, पेशवा बाजीराव टू के साथ। तो पिंडारी भी इनकी टीम में थे। तो पेशवा ने अगर सपोज किसी टेरिटरी के ऊपर अटैक करा, जैसे सपोज उन्होंने अटैक करा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी भी टेरिटरी के ऊपर, उनको जीत लिया, तो पिंडारियों का काम क्या होता था, वो उनसे ना कोई पैसा वैसा नहीं लेते थे, वो ये बोलते थे सिर्फ हम इस टेरिटरी को लूटेंगे। वो पूरा लूट के ले जाते थे उस टेरिटरी को, जितना भी लोगों के पास उस टेरिटरी में पैसा है, जेवर है, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ लूट लेते थे। तो इनका काम सिर्फ यह होता था, ये सिर्फ लूटने का काम करते थे, और जिसकी तरफ से भी होते थे सिर्फ लूटपाट करके ही ये जिंदा रहते थे, और कोई काम नहीं था इनका। तो यानी कि पेशवा का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, उनके साथ पिंडारी भी थे। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है कितने आदमी चाहिए वो गब्बर वाला सीन बनाने के लिए। तो पिंडारी को पूछते थे भाई आपको कितने आदमी चाहिए, जितने आदमी चाहिए उतने आदमी ले जाओ, लेकिन जीतने के बाद कंडीशन वही थी, अगर जीत जाओगे तो हम उस टेरिटरी के अंदर लूटपाट मचाएंगे, बस आप रोकोगे नहीं हमें। तो मराठा इनको रोकते नहीं थे, मचाओ लूटपाट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे की तरफ क्या होता है। पिंडारीज वर अटैच्ड टू मराठा आर्मी एज मर्सनरीज। मर्सनरीज का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मर्सनरीज का मतलब ये होता है, ये आपसे ना कुछ भी पैसे नहीं लेंगे, जिस टेरिटरी के ऊपर आप कब्जा करोगे उस टेरिटरी को लूटेंगे। दिस इज कॉल्ड मर्सनरीज, ठीक है ना। तो इनसे कुछ भी पैसे नहीं लेते थे और सिर्फ एज अ मर्सनरीज का काम करते थे, लूटपाट करने का काम करते थे टेरिटरी को जीतने के बाद, इसको बोलते थे मर्सनरीज। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। पिंडारीज वर मेड ऑफ मैनी कास्ट एंड क्लासेस। पिंडारी के अंदर हिंदू भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, मुस्लिम भी था, हर क्लास के लोग, हर कास्ट के लोग, हर धर्म के लोग इस पिंडारीज के अंदर हुआ करते थे, ठीक है। अब क्या हो रहा था, आफ्टर द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर मराठा बिकम्स वीक। मराठा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए थे, पेशवा भी कमजोर पड़ गए थे, और ये जो पूरी मराठा कॉन्फेडरेंसी है ये कमजोर पड़ गई थी, ठीक है। लेकिन बस एक चीज अच्छी थी इनके पास, कि इनके पास सपोर्ट था पिंडारियों का। तो पिंडारी ना बार बार इनसे बोलते थे भाई कोई काम हो तो बताओ, कोई काम हो तो बताओ। जैसे गुंडे बदमाश नहीं होते, वो पैसे लेते हैं और मर्डर कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो वो यही बार बार यही बोलते हैं कि कुछ काम है तो बताओ, कुछ काम है तो बताओ। तो पिंडारी ना इन पेशवा से बार बार बोल रहे थे भाई कोई काम है तो बताओ, क्योंकि हमारा धन खत्म हो गया है, अब आगे खाने पीने के लिए तो कुछ तो चाहिए हमें। तो बार बार पूछ रहे थे कोई काम हो तो बताओ। लेकिन मराठा तो ऑलरेडी वीक हो चुके हैं, अब मराठा किसी के ऊपर अटैक करने से डर रहे हैं। तो क्या होता है, पेशवा बोलते हैं नहीं भाई मेरे पास ना कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। पेशवा ने बोला नो एनी न्यू वर्क। ये पिंडारी बोलते हैं कोई नया काम है हमारे लिए। तो पेशवा बोलते हैं नहीं हमारे पास कोई नया काम नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुके हैं, हम किसी के ऊपर अटैक करने की हालत में नहीं है। तो अब पिंडारी क्या करते हैं, उनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो पिंडारी क्या करते हैं, खुद से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरी टेरिटरीज के ऊपर। यानी पेशवा उनका साथ नहीं दे रहे तो वो खुद अटैक करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कि युद्ध का रीजन क्या बनेगा, मैं आपको स्टोरी वो बुन के आ रहा हूँ कि किस तरीके से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगा। तो अभी पिंडारी सपोर्ट करते थे मराठा चीफ का, पेशवा का। तो पिंडारी जो थे वो पेशवा से बहुत ज्यादा अटैच थे।
तो वो बार बार पूछ रहे थे कोई नया काम हो तो बताओ, क्योंकि पेशवा बहुत थक चुके थे वॉर की वजह से, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की वजह से। उन्होंने बोला अभी हमारे पास कोई काम नहीं है। तो पिंडारी क्या करते हैं, खुद से लूटपाट करनी स्टार्ट करते हैं नेबरिंग टेरिटरीज के अंदर, इंक्लूडिंग दोज ऑफ निजाम, कार्नेटिक, मालाबार एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब पिंडारियों की हिम्मत देखो कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज के अंदर भी लूटपाट करने का प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब इस चीज के बारे में इनको पता चल जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो पिंडारी वर अटैच टू मराठा आर्मी एज मर्चेनरीज। पिंडारीज कुड नॉट गेट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। उनको ना रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया, लगातार काम नहीं मिल पाया, क्योंकि पेशवा थक चुके थे लड़ लड़के। तो उन्होंने बोला भाई मेरे पास कोई नया काम नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, खुद से लूटपाट करनी स्टार्ट कर दी। और इनकी हिम्मत देखो कि किसकी टेरिटरी में लूटपाट करना स्टार्ट कर रहे हैं। निजाम, कार्नेटिक वाला एरिया भी ब्रिटिश का हो चुका है, मालाबार का एरिया भी उनका हो चुका है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी में ये अब एंट्री ले रहे हैं और वहां पे लूटपाट करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखो क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ उस समय जो गवर्नर जनरल होते हैं उनका नाम होता है लॉर्ड हस्टिंग्स। लॉर्ड हस्टिंग्स को इस बात का पता चल जाता है, और लॉर्ड हस्टिंग्स क्या करते हैं, इन पिंडारियों के ऊपर अटैक कर देते हैं कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी टेरिटरी के अंदर लूटपाट करने की। और ये बात जो है ना मराठाओं को अच्छी नहीं लगती। मराठा सोचते हैं इट इज एज द ब्रीच ऑफ सोवर्जिनिटी ऑफ मराठा एम्पायर, क्योंकि मराठाओं के साथ पिंडारी जुड़े हुए थे। तो उनको लगता है कि तुमने हमारी सोवर्जिनिटी को ललकारा है। तो मराठाओं को ऐसा लगता है पिंडारियों के ऊपर अटैक करना मतलब हमारे ऊपर पर्सनल अटैक हुआ है ये, क्योंकि पिंडारी हमसे जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो भी, आप किसी के साथ जुड़े हुए हो और सामने वाला पर्सन उसके ऊपर अटैक कर दे तो आपको यही लगेगा ना कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है ये। तो मराठाओं को लगा कि पिंडारियों के ऊपर अटैक करने का मतलब ये अटैक हमारे ऊपर करा गया है। तो यही रीजन बना था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर नहीं होती अगर ये पिंडारी उनकी टेरिटरी में लूटपाट नहीं करते। तो पिंडारी जुड़े हुए थे इनसे, मराठाओं से। तो ब्रिटिशर्स ने पिंडारियों के ऊपर अटैक करा, मराठाओं ने इसे एज अ पर्सनल अटैक माना कि पिंडारियों के ऊपर अटैक करने का मतलब इसको आपने हमारे ऊपर फिर से अटैक करा है, तो अब फिर लड़ेंगे ये लोग। अब देखो क्या होता है, ईयर आता है 1817 का, 1817 का। तो पिंडारी के ऊपर अटैक करने का मतलब होता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, यानी 1818 तक। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, किस तरीके से स्टोरी आएगी। गायकवाड़ नागपुर में भोसले, पुणे में पेशवा, सिंधिया ग्वालियर में, होलकर इंदौर के अंदर। यानी ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन कर ली थी, और उसके बाद इन्होंने क्या करा था, ट्रीटी साइन करने के बाद ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड सेट अप रेजिडेंसी इन द कैपिटल सिटी ऑफ ईच मराठा चीफ। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था, हर मराठा चीफ की सिटी के अंदर एक ब्रिटिश रेजिडेंसी स्टैब्लिश कर दी थी। यानी उन्होंने अपने रेजिडेंट वहां पे छोड़ दिए थे, और वो रेजिडेंट क्या करते थे, इन मराठा चीफ के ऊपर ना नजर रखते थे, इनकी हरकतों को नोटिस करते थे। नहीं ऐसा ना हो कि मराठा चीफ फिर से एक साथ एकजुट हो जाए। एंड टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन ईच वन ऑफ देम। यानी कि उनके ऊपर नजर बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, एक रेजिडेंसी सेटअप कर दी थी। क्योंकि सारे मराठा चीफ को तो इन्होंने अलग कर दिया था और सबके साथ ट्रीटी साइन कर ली थी, और वहां पे एक ब्रिटिश रेजिडेंसी स्टैब्लिश कर दी थी कि भाई यहाँ पे ब्रिटिश नागरिक रहेंगे। यानी इन्होंने यूके से सिटीजन्स को बुला लिया अपने, और वहां पे वो लोग रहने लगे, और वो मराठा चीफ के ऊपर नजरें बनाए रखते थे कि अगर आपको कोई भी ऐसी हरकत मिले कि आपस में ये मीटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खबर कर देना। अब क्या होता है आगे देखो। A dispute had been going on between the Peshwa and the Gaikwad on the question of settlement of account। यानी कि ये जो सारे के सारे मराठा चीफ होते हैं, पेशवा का डिस्प्यूट चल रहा होता है इसमें गायकवाड़ के साथ। यानी कि पेशवा का डिस्प्यूट किसके साथ चल रहा है, गायकवाड़ के साथ। तो गायकवाड़ तो हो जाएगा पेशवा से अलग, यानी कि अकाउंट सेटल हो रहे हैं, पैसे को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है गायकवाड़ के बीच में और पेशवा के बीच में। तो क्या होता है, इस डिस्प्यूट के चलते चलते ना पेशवा के बीच में और इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, और पेशवा गायकवाड़ अलग हो जाते हैं। तो इनकी टीम में कौन बचेगा पेशवा के साथ, भोसले बचेंगे, ग्वालियर के सिंधिया बचेंगे, और इंदौर के होलकर बचेंगे। यानी कि गायकवाड़ बाहर हो जाएंगे। और कैसे बाहर होंगे, सिर्फ डिस्प्यूट के चलते बाहर नहीं होते। क्या होगा अब, ये जो गायकवाड़ है ना, ये एक अपना मंत्री भेजते हैं जिसका नाम होता है गंगाधर शास्त्री टू पूना। इस गंगाधर शास्त्री जो कि इनके मिनिस्टर होते हैं, इनको पूना भेजते हैं पेशवा के पास, और पेशवा से बोलते हैं कि भाई हमारा पैसे दे दो, हमारा कितना पैसे बन रहे हैं, आप वो पैसे हमारा सेटलमेंट कर दो, अकाउंट सेटल कर दो। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट को लेके, यानी कि पैसे को लेके इनके बीच में विवाद होता है, और इसी विवाद को सुलझाने के लिए गायकवाड़ क्या करते हैं, गंगाधर शास्त्री नाम के व्यक्ति को, जो कि उनके मिनिस्टर होते हैं, उसको पूना भेजते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, पेशवा का एक मिनिस्टर होता है जिसका नाम होता है तरमकजी दांगलिया, तरमकजी दंगालिया नाम का जो इनका मंत्री होता है पेशवा का, वो इसका मर्डर कर देता है। यानी कि प्रॉब्लम का आती है, गंगाधर शास्त्री का मर्डर पेशवा के मिनिस्टर के द्वारा कर दिया जाता है। तो अब गायकवाड़ डिसाइड करते हैं कि वो पेशवा का साथ
नहीं देंगे। और वो किसके साथ मिल जाते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाते हैं। तो गायकवाड़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाके मिल जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है भाई तुमने ऐसे कैसे मर्डर कर दिया उसका। तो वी डिमांड द कस्टडी ऑफ त्रमकाजी डांगलिया, हमें इसकी कस्टडी चाहिए जिसने इसको मर्डर करा है। यानी कि गायकवाड़ किसके साथ मिल गए हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाके मिल गए हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है पेशवा से जिसने गायकवाड़ के मंत्री का मर्डर करा है, गंगाधर शास्त्री का मर्डर करा है, इसकी कस्टडी हमें चाहिए। तो पेशवा पहले से वीक हो चुके थे, उन्होंने बोला ठीक है मालिक, मैं आपको इनकी कस्टडी देने के लिए तैयार हूं। तो इन्होंने बोला ओके। पेशवा हैड टू सरेंडर हिज मिनिस्टर टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि पेशवा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर सरेंडर नहीं करते तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एक और लड़ाई लड़नी पड़ती है उनको। तो पेशवा ने बोला ठीक है, जिसने मर्डर करा है त्रमकाजी दांगलिया को मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो गायकवाड़ के पास त्रमकाजी दांगलिया आ जाते हैं, फिर वो उसको मार देंगे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने उनके मिनिस्टर गंगाधर शास्त्री को मारा था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी कस्टडी ले ली और गायकवाड़ को दे दिया। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अब गायकवाड़ आ चुके हैं। यानी कि मराठाओं के अंदर से उन्होंने क्या कर दिया? गायकवाड़ को बिल्कुल ही तोड़ डाला, बिल्कुल अलग कर दिया गायकवाड़ को। तो कौन कौन बचा इनके साथ? इनके साथ बचे हुए हैं नागपुर के भोसले, सिंधिया और होलकर। अब 3 बचे हुए हैं, यानी पेशवा मिला के 4 बचे हुए हैं 5 में से। गायकवाड़ किसकी तरफ आगे? कंप्लीटली ब्रिटिशर्स की तरफ, क्योंकि पेशवा के एक मंत्री गायकवाड़ के मंत्री का मर्डर कर देते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प लेते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है पेशवा से भाई जिसने इसका मर्डर किया है हमें उसकी कस्टडी चाहिए। तो पेशवा बोलते हैं ओके कूल, मैं आपको उसकी कस्टडी देने के लिए तैयार हूं। अब देखो आगे क्या होता है। 1807 का टाइम पीरियड चल रहा होता है और इसी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रीटी ऑफ पूना इनके साथ साइन कर लेती है। और इस ट्रीटी के अंदर क्या होता है? द ट्रीटी रिजल्टेड इन द ब्रिटिश गेनिंग कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। ये सारा का सारा कंट्रोल कहां से ले रहे हैं? नॉर्थ से लेके साउथ तक का सारा कंट्रोल ले रहे हैं, नर्मदा से लेके तुंगभद्रा तक का। बाजीराव ऑल्सो हैड टू गिव अप एनी क्लेम टू गायकवाड़, और बाजीराव को जो क्लेम बचा हुआ है उसके पैसे बचे हुए गायकवाड़ के वो भी देने पड़ेंगे। फाइनली ही वॉज नॉट टू कम्युनिकेट इन एनी मैनर विद एनी अदर पावर इन इंडिया, और उनसे ये भी बोला गया कि भाई तुम किसी दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाओगे। यानी कि सिख और पावर का मतलब है सिख एम्पायर भी था वहां पे, आप उनसे बात नहीं करोगे, आप किसी भी दूसरी पावर से बात नहीं करोगे हमारे खिलाफ। तो ब्रिटिशर्स ने इसके साथ ट्रीटी ऑफ पुनः साइन कर ली थी पेशवा के साथ और बोला कि भाई आज से नॉर्थ से लेके नर्मदा रिवर से लेके तुंगभद्रा के बीच का जितना भी एरिया है वो सब हमारा हुआ, और गायकवाड़ का जितना भी पैसा बचा हुआ है सारा का सारा उनको पैसे दो, और साथ में अब तुम किसी के साथ भी किसी भी मैनर में किसी भी दूसरी पावर के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे। आज से आपकी बातचीत दूसरों के साथ बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दी जाती है, उसके ऊपर कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है। और ये ट्रीटी ऑफ पूना साइन हो जाती है 1817 के अंदर। अब देखो आगे की तरफ क्या होता है। ब्रिटिश ट्राई टू डिवाइड द मराठा कॉन्फेडरेंसी बाय साइनिंग सेपरेट पीस ट्रीटीज। तो आपको याद होगा जो उन्होंने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में करी थी, अलग अलग ट्रीटी साइन करी थी इनको डिवाइड करने के लिए विद इंडिविजुअल मराठा चीफ ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। तो क्या होता है, इनकी ये ट्रीटी ना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि डिस्पाइट द ब्रिटिश एफर्ट्स टू डिवाइड द मराठा कॉन्फेडरेंसी, मराठा चीफ स्टिल हैड अ बॉन्ड विद पेशवा। मराठा चीफ का ना अभी भी पेशवा के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, यानी उनकी बातचीत अभी भी पेशवा के साथ बनी हुई है, वो पेशवा के साथ अलग नहीं होते, जबकि ट्रीटी साइन हो जाती है अलग अलग, स्टिल सारे मराठा चीफ अभी भी पेशवा के साथ देने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन गायकवाड़ को छोड़ के, क्योंकि गायकवाड़ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ हो जाता है। तो अब ये क्या करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बदला लेने के लिए ना एक साथ मिलकर अटैक करने की प्लानिंग करेंगे। अब देखो क्या होता है आगे। तो भोसले, सिंधिया, होलकर वर रेडी टू सपोर्ट पेशवा। गायकवाड़ तो नहीं, क्योंकि गायकवाड़ तो मिल चुका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि उनका वफादार बन चुका है। लेकिन हाँ, पेशवा का साथ देने के लिए नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर, ये लोग बोलते हैं कि हम आपका साथ अभी भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ो। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए इनके पास 3 खिलाड़ी ऑलरेडी आ जाते हैं। गायकवाड़ वाज कंप्लीटली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी एंड वाज नॉट रेडी टू सपोर्ट, यानी गायकवाड़ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बिल्कुल इन्फ्लुएंस में आ चुका होता है, वो साथ देने से मना कर देता है, भाई मैं साथ नहीं दूंगा। तो पेशवा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आती है, पेशवा हैड टू टेक अ बिगर रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि उनके साथ साथ ना 3 लोग और भी जुड़े हुए हैं, भोसले भी जुड़े हुए हैं, सिंधिया भी जुड़े हुए हैं, होलकर भी जुड़े हुए हैं, यानी यार मुझे अब मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। तो पेशवा क्या करते हैं, अपनी आर्मी को तैयार करना स्टार्ट करते हैं। तो बाजीराव टू बिगिन टू मेक सीक्रेट प्रिपरेशन फॉर द वॉर, यानी एक सीक्रेट तरीके से वॉर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, बहुत पैसे को पानी की तरह बहाना स्टार्ट करते हैं। साथ में ये क्या करते हैं, बाकी जो मराठा चीफ होते हैं इनको भी पैसा देते हैं। पेशवा गेव लॉट ऑफ मनी टू भोसले, सिंधिया, होलकर टू रिबिल्ड देयर आर्मी एज वेल, यानी अपनी आर्मी पे तो पैसा बहाते हैं और साथ में जो इनके दोस्त होते हैं, साथी होते हैं,
इनके लिए भी पैसा बहाते हैं, यानी इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं कि भाई अपनी सेना को मजबूत करो। साथ साथ पेशवा एंड सिंधिया ये ट्राई करते हैं स्टेब्लिश लिंक विद अदर किंगडम्स की, जो दूसरे भारत के अंदर अदर एम्पायर्स हैं उनके साथ भी बात करते हैं। तो ये महाराजा रंजीत सिंह जो कि सिखों के रूलर थे उनसे बात करते हैं, और नेपाल के राजा उनसे बात करते हैं, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह से भी बोलते हैं कि भाई आप भी एक काम करो, हमें सपोर्ट करो, और नेपाल के राजा को भी बोलते हैं आप भी हमें सपोर्ट करो। लेकिन इनको महाराजा रंजीत सिंह का सपोर्ट नहीं मिलता और नेपाल के राजा का सपोर्ट भी नहीं मिलता। अब क्या होगा, जब इनको सपोर्ट नहीं मिलता ये खुद लड़ेंगे, यानी कि होलकर, सिंधिया, पेशवा और भोसले ये चारों एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तो आगे देखो क्या होता है। इसके बाद ब्रिटिश रेजिडेंट गॉट टू नो अबाउट सिंथियाज प्लान एंड ही वाज कॉल्ड। अब क्या होता है, हमने ये देखा था कि ब्रिटिशर्स ने इनकी सारी सिटी के अंदर एक एक रेजिडेंसी स्टेब्लिश कर दी थी। एक रेजिडेंस को ये चीज बात की खबर लग जाती है कि ये लोग ना प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं इन सबके साथ लड़ाई लड़ने की, तो वो सिंथिया को पकड़ लेता है। तो ब्रिटिशर्स सिंथिया को बुलाते हैं, भाई तुम्हारे साथ तो हमने ट्रीटी साइन करी थी कि तुम किसी के साथ मिलोगे नहीं, फिर क्यों पेशवा के साथ आप मिल रहे हो। तो यानी कि अब सिंथिया को बुलाया जाता है और सिंथिया से बोला जाता है आओ और एक ट्रीटी साइन करो हमारे साथ। और ट्रीटी साइन क्या होता है, ब्रिटिशर्स कितनी चालाकी दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पिंडारियों से लड़ाई में ना हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो सिंथिया बोलते हैं ठीक है मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। देखो सिंथिया कुछ बोल तो सकते नहीं थे क्योंकि पहले ही एक पीस ट्रीटी साइन कर चुके थे, वो पहले ही उनके अंडर में काम कर रहे थे, लेकिन वो सीक्रेट तरीके से तैयारी करते हैं लड़ने की, यानी ट्रीटी वॉयलेट करने की तैयारी करते हैं। लेकिन सिंथिया पकड़े जाते हैं, एक ब्रिटिश रेजिडेंस के पास ये खबर पहुंच जाती है कि भाई ये सीक्रेट तरीके से वॉर की प्रिपरेशन करते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिंथिया को बुलाती है ग्वालियर के अंदर, उनसे बोलती है भाई साहब क्या बात है, आपने तो ट्रीटी साइन करी थी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में कि आप किसी के साथ नहीं मिलोगे, आप क्यों मिल रहे हो उनके साथ, आपको बोला गया था किसी भी मराठा को आप सपोर्ट नहीं करोगे, वो सपोर्ट कर रहे हो, तो आप एक काम करो हमारा सपोर्ट करो, हम पिंडारियों के ऊपर अटैक करेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चाल देखो, वो ग्वालियर के सिंथिया को अलग कर देती है। विद दिस ट्रीटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड न्यूट्रलाइज सिंथिया, यानी कि सिंथिया को इन्होंने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, बिल्कुल खत्म, यानी सिंथिया हो गए यहाँ से गेम से आउट। यानी अब पेशवा के पास कितने खिलाड़ी रह गए, गायकवाड़ भी बाहर हो चुके थे पहले, अब सिंथिया को भी इन्होंने आउट कर दिया। अब इसके बाद देखो आगे, यानी कि गायकवाड़ गया, सिंथिया गया, तो नई टीम कौन सी बन गई इनकी, पेशवा की, पुणे और भोसले और होलकर, यानी कि ये तीन लोग पेशवा के पास बचे हुए हैं और दूसरी तरफ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो आगे क्या होता है। अब पेशवा को लगता है कि भाई अब तो मेरी टीम में कोई आने वाला नहीं है, तो पेशवा बोलते हैं हम तीनों मिलकर लड़ेंगे, यानी कि पुणे के पेशवा, भोसले और होलकर। तो ये एक काम करते हैं ब्रिटिशर्स को भड़काने के लिए, उनकी जो रेजिडेंसी होती है पुणे के अंदर, उसके अंदर आग लगा देते हैं जहाँ पे सारे ब्रिटिशर्स रह रहे होते हैं, यानी उनको जला के मार देते हैं। यानी कि पुणे रेजिडेंसी वाज कंप्लीटली बर्न, यानी कि पूरी की पूरी रेजिडेंसी को जला दिया जाता है। यानी कि पेशवा प्लान बनाते हैं कि पुणे के अंदर जो इनकी रेजिडेंसी बनी हुई है ना, जो सिटी बनाई थी पूरी डेवलप करी थी जहाँ पे सारे ब्रिटिशर्स रह रहे थे, उस सिटी के अंदर आग लगा देते हैं और पूरी पूना रेजिडेंसी जल जाती है। और भोसले क्या करते हैं, अप्पा राव भोसले ऑफ द नागपुर अटैक द ब्रिटिश रेजिडेंसी, और ये ब्रिटिश रेजिडेंसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। यानी एक तरफ है बाजीराव टू पेशवा जो कि पुणे की रेजिडेंसी में, ब्रिटिश रेजिडेंसी में आग लगा देते हैं, भोसले अटैक कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, पेशवा क्या करते हैं, खिड़की में एक ब्रिटिश कैंप होता है महाराष्ट्र के अंदर ही, इस खिड़की में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कैंप होता है इसके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। साथ में भोसले सीताबुल्दी के अंदर जो ब्रिटिशर्स का कैंप होता है ये वहां पे अटैक कर देते हैं। दोनों जगह यहाँ पे अटैक हो जाता है, पहले रेजिडेंसी में आग लगा देते हैं, उसके बाद खिड़की में जाते हैं, वहां पे ब्रिटिश का कैंप लगा हुआ होता है, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। भोसले सीताबुल्दी में जो ब्रिटिश का कैंप होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लगातार अटैक पर अटैक करते जा रहे हैं ये लोग। 1817 का टाइम पीरियड है। अब क्या होता है, जब ये खिड़की पे अटैक करते हैं, खिड़की एक जगह का नाम है, तो पेशवा हार जाते हैं। इसके बाद सीताबुल्दी के अंदर भोसले हार जाते हैं, अब बचे होलकर, यानी कि ये दोनों हार चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो होलकर्स होते हैं ये महिदपुर के अंदर अटैक करते हैं, ये होलकर्स भी हारे जाते हैं। यानी कि अब तीनों मराठा चीफ हार गए। भाई दो को तो उन्होंने वैसे स्ट्रेटेजिकली अलग कर दिया था, गायकवाड़ को वैसे अलग कर दिया था, सिंथिया को उन्होंने ट्रीटी साइन करके, क्योंकि सिंथिया पकड़े गए थे, उनको वैसे अलग कर दिया। इन तीनों ने अटैक करा अलग अलग, तीनों के तीनों वैसे हार गए। तो इसका मतलब अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इन तीनों के साथ ट्रीटी साइन करेंगे और एंग्लो मराठा वॉर खत्म होगा और इंडिया के अंदर मराठा एम्पायर के ऊपर भी अब किसका कब्जा हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब और आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो अब देखो क्या होता है। इसके बाद होलकर्स भी हार जाते हैं। तो बिटवीन फरवरी 1817 टू जून 1817 बाजीराव टू कीप
रनिंग फॉर सेफ्टी ऑफ हिज लाइफ, और वो लगातार भागते हैं कि भाई मुझे अब जिंदा रहना है तो मैं भागना स्टार्ट करता हूँ, यानी बाजीराव टू वहां से भाग जाते हैं। और अल्टीमेटली बाजीराव टू हैड टू सरेंडर इन जून 1818, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको पकड़ लेती है और पेशवा बाजीराव टू को सरेंडर करना पड़ता है। और इसी के साथ जो पेशवाशिप होती है वो खत्म हो जाती है, एबोलिश कर दिया जाता है कि भाई अब पुणे के अंदर कोई पेशवा वेशवा नहीं रहेगा, पेशवा वाला सिस्टम खत्म। अब यहाँ पे राज करेगी सिर्फ और सिर्फ कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और पेशवा से बोलते हैं ये ट्रीटी साइन करने के बाद कि भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी सारी की सारी जमीन है वो हमें देनी पड़ेगी, और इनको बिठूर भेज दिया जाता है कानपुर के अंदर। बाजीराव टू को बोला जाता है कि आप बिठूर के अंदर चले जाओ और पेंशन हमसे लेते रहो, पैसे लेते रहो। तो बिठूर के अंदर चले जाते हैं और बाजीराव टू बोलते हैं एटलीस्ट मुझे कुछ पैसे तो दे दो, पेंशन तो देते रहो, कि बिठूर में रहूंगा कैसे, यानी कि अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है टेंशन मत लो, पेंशन तुम्हें देते रहेंगे। ठीक है, तो लगातार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको पेंशन देती रहती है। इसके साथ साथ आल्सो प्रताप सिंह द लाइनर डिसेंडेंट ऑफ शिवाजी, तो शिवाजी के एक डिसेंडेंट होते हैं उत्तराधिकारी, उनको एक स्मॉल सी प्रिंसिपलिटी दे दी जाती है सतारा, वहां पे उनको एक रूलर बना दिया जाता है कि सतारा तुम रख लो अपने पास। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पिंडारी के ऊपर भी अटैक कर देती है, और पिंडारी के जो जितने भी लीडर होते हैं जिसका नाम होता है आमिर खान, कारिम खान एंड चिट्टू खान, यानी आमिर खान और करीम खान को सरेंडर कर देते हैं, और ये जो चिट्टू खान होता है ये जंगल की तरफ भाग जाता है। यानी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बीच में बिठूर इनको भेज दिया जाता है बाजीराव टू को, और इनको बोला जाता है पेंशन लो और जिंदा रहो, जब तक जिंदा रहना चाहते हो तब तक हम आपको पेंशन देते रहेंगे। और इसके बाद जो पिंडारी बचते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है अब इन पिंडारियों को भी न्यूट्रलाइज कर दो, इनको भी खत्म कर दो कंप्लीटली, हम अब मराठाओं के ऊपर भी राज करेंगे, यानी इनके पास अब महाराष्ट्र वाला पूरा रीजन आ जाता है। ठीक है, यानी कि साउथ का रीजन इनके पास ऑलरेडी था, उसके बाद ये अब मराठाओं की तरफ भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है इस ट्रीटी के साथ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो भाई। सर जो ये लास्ट ट्रीटी साइन हुई है उसका नाम क्या है? वैसे कोई ट्रीटी नहीं है, इसमें न्यूट्रलाइज कर दिया गया, खत्म, अब कोई ट्रीटी बची नहीं है, अब तो कंप्लीट कंट्रोल आ गया। पेशवा को वहां से भगा देते हैं कि जाओ तुम यहाँ से, पेशवाशिप खत्म, पेशवाशिप रहती नहीं, फिर इनको बोलते हैं अब कोई पेशवाशिप नहीं है। एंड सर पिंडारी शिप जी जो था वो भी खत्म हो गया, पिंडारी वाला भी? पिंडारी वाला सिस्टम भी खत्म, सारे पिंडारी खत्म कर देते हैं, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं उनको, बिल्कुल जीरो कर देते हैं उनको, कोई पिंडारी नहीं बचता फिर। क्योंकि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लान कर लेती है कि भाई अब मौका नहीं देंगे, बार बार लड़ाई नहीं करेंगे, हम इस बार खत्म कर देते हैं इनको बिल्कुल। सारे मराठा चीफ उन्होंने सारे खत्म कर दिए एक साथ, और उन्होंने सोचे थे मराठा खत्म हो चुके हैं, लगे हाथों पिंडारी को भी निपटा दो। तो 1718 में उन्होंने पिंडारी भी खत्म कर दी। और कोई कुछ? और किसी का कोई डाउट? सर जब ये ट्रीटी ऑफ पुणे साइन होती है तो उसके बाद ये वापस क्यों अगेंस्ट हो जाते हैं ब्रिटिश और ये सारे? हाँ, ट्रीटी ऑफ पुणे के बाद। हाँ, और कोई बच्चा? अब अच्छे से पढ़ के रहना, सैटरडे तक को टेस्ट तो हो गया होगा, क्लास कंटिन्यू रहेगी, टेस्ट भी होगा और क्लास तो कंटिन्यू रहेगी हमारी ऑल डेज, इवन संडे आल्सो। ठीक है, सैटरडे भी क्लास रहेगी, संडे भी क्लास रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो कल वाला जो टॉपिक मैं आपका स्टार्ट करूंगा वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और साथ में एंग्लो सिख वॉर। तो देख ही रहे हो आप मैं कहाँ तक पहुंच चुका हूँ, 1818 तक पहुंच चुका हूँ। बहुत जल्दी मैं इसी वीक के अंदर मंडे से रिवर्ट पे आ जाऊंगा, यानी आप समझ के चलो मेरा टारगेट 17 या 18 तारीख तक मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश करना है तो करना है। ठीक है, और डिटेल के साथ कंप्लीट करता हुआ चलूंगा।